जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की तरफ। बहुत डिले हो गया, बहुत ही बीच में छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो आज हमको देखना है दोस्तों, पॉलिटी का जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं वो भाग 6 देखने वाले हैं। यानी कि मैंने 5 पार्ट डाल दिया है, आज मैं आपको छठा पार्ट डालने वाला हूँ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो भाग 6 में आपको पढ़ना है वो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार पढ़ना है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच बहुत गैप हो गया था। तो हमने पहला अधिकार पढ़ा था समानता का अधिकार, दूसरा पढ़ा था हमने स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा हम लोग का था दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता। और आपका जो पांचवा है वो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और एक आपका लास्ट में होता है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जो कि खत्म हो चुका है। और अंत में था मेरा संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक उपचार, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। तो मैंने उसको पहले ही करवा दिया था, ठीक है। तो आज हमको देखना है दोस्तों सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। यानी कि आपके भारतीय संविधान में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं जहाँ पर आप अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, और साथ ही उस संस्कृति से जुड़े हुए, ठीक है, जो आपका जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसके साथ कुछ ना कुछ ज्ञान का बात, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ जुड़ा रहता है, प्रथा जुड़ा रहता है, जिसका पालन करने के लिए आपको संविधान में कुछ व्यवस्था दिया गया कि आप उसको पालन कर सकते हैं, ताकि आपको मौलिक अधिकार है, क्योंकि आपकी कोई परंपरा नहीं छीन सकता है। ये सब की बारे में कही गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों। तुमको आर्टिकल 29 और 30 को पढ़ना है। मुख्य रूप से हमको आर्टिकल 29 का संबंध कैसे है दोस्तों, तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, अब बात आता है दोस्तों ना कि मुख्य रूप से जो आर्टिकल 29-30 है ना, किसके लिए था। तो जब देश आज़ाद हुआ ना, तो देश के सामने एक बड़ी विविधता आ गई कि कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत जो देश है ये विविधतापूर्ण वाला देश है। यानी कि यहाँ पर आपको कोस कोस में वाणी बदलता है, हर 4 कोस में पानी बदल जाता है। यानी कि आप अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाइएगा तो वहाँ की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा, अगर भारत में कोई शासन व्यवस्था स्थापित हो जाता है जहाँ पर बोला जाए कि नहीं भाई आपको सिर्फ यही चीज़ मानना है, तो दिक्कत तो हो जाएगा ना। तो उसके लिए संविधान में पहले से व्यवस्था कर दिया गया ना, क्योंकि भारत इतना विविधतापूर्ण वाला देश है ना। क्योंकि आप देखिएगा कि भारत में 160 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। ऑफिशियल तो ऐसे आपका कितना 22 है, लेकिन ऐसे 160 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। हर एक राज्य का अपना एक अलग परंपरा है, एक अपना कल्चर है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और खासकर जो भारत में ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक थे, ठीक है, अल्पसंख्यक मतलब किस रूप में, चाहे धार्मिक रूप से या किसी अन्य रूप से, ठीक है, चाहे भाषाई अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक, उनकी जो संस्कृति थी और उनकी जो परंपरा थे उनको बचाने के लिए संविधान में 2 व्यवस्था कर दिया गया, आर्टिकल 29 और 30। याद रखिएगा दोस्तों। तो जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है ना, ये मुख्य रूप से किनको दिया गया है, मुख्य रूप से क्या, ये सभी को दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो फोकस है, बल है ना, ये मुख्य रूप से किसको दिखाता है दोस्तों, तो वो इसके लिए है ना, तो वैसे लोग जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए अधिकार दिया गया है। अच्छा, बात करते हैं कि अल्पसंख्यक कौन है। तो अब प्रश्न उठता है कि अल्पसंख्यक किसको बोला जाएगा। अल्पसंख्यक को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं माइनॉरिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनॉरिटी, ठीक है। नहीं बोलते हैं मेजोरिटी में है या माइनॉरिटी में है, तो उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक, यानी कि जो जनसंख्या में कम है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग है अल्पसंख्यक, यानी कि माइनॉरिटी है। तो अब बात उठता है ना कि अल्पसंख्यक है कौन। तो इसके लिए एक केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 2000 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट में एक संस्था के द्वारा केस किया गया था, उस संस्था का नाम था TMA पाई फाउंडेशन, ठीक है। और केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको बोलते हैं वाद। वाद का मतलब होता है दोस्तों केस करना। तो TMA पाई फाउंडेशन वाद। तो इस संस्था का जब केस किया गया, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि बताइए कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा वर्ग, कौन सा जाति, कौन सा ये, उसको हम अल्पसंख्यक मानेंगे। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था कि जिनकी जनसंख्या 50% से कम है, जिनकी जनसंख्या 50% से कम है, उनको आप अल्पसंख्यक मान सकते हैं, ठीक है। चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ठीक है, या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या किसी भी और तरीके से वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं। मुख्य रूप से 2 ही, भाषा या धर्म, ठीक है। तो ये इसका निर्धारण कौन करे दोस्तों, तो राज्य कर सकता है। ये तो राज्य के आधार पर किया जा सकता है या देश के आधार पर। जैसे अगर हम भारत देश के आधार पर बात करते हैं, तो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी मानी जाती है, ठीक है, धर्म के आधार पर अगर पूरे भारत में देखते हैं तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, उसके बाद मुसलमानों की है, ठीक है। और सबसे कम में जाइएगा तो आपको जैन मिलेंगे, पारसी मिलेंगे, बहुत ही कम उनकी जनसंख्या 1 लाख के आसपास नहीं है उनकी जनसंख्या, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसी प्रकार राज्य के आधार पर आप दे सकते हैं। जैसे आप झारखंड कर लीजिएगा तो झारखंड में आपको क्या मिलेंगे, आपको आदिवासी मिल सकते हैं, हिंदू मिल सकते हैं, मुस्लिम मिलेंगे, लेकिन यहाँ कम मात्रा में आपको जैन देखने को मिलेंगे। सबसे कम मात्रा में कौन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैन देखने को मिलेंगे। आप चले जाइएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ समझते हैं ना, जो हमारे जो 7 सिस्टर जो है, हमारे जो 7 सिस्टर राज्य है, जैसे कि मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, तो चले जाइएगा तो वहाँ पर क्रिश्चियन का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर क्रिश्चियन 95% तक है।
और वहाँ पर आपको जाइएगा तो हिंदू कितना मिलेगा दोस्तों, मुश्किल से आपको 10 से 9% मिलेगा, 9 से 10% मिलेगा। तो किसी किसी राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है और किसी किसी राज्य में हिंदू बहुसंख्यक है, ठीक है, इसको अल्पसंख्यक बोलते हैं, ठीक है ना। तो निर्धारण करना है कि जिसकी जनसंख्या 50% कम होगा उसको हम अल्पसंख्यक बोल देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि दोनों आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल आता है दोस्तों 29, इसमें ये कहा गया है ना कि कोई भी जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, वो अपनी भाषा का, क्योंकि आपको पता होगा हर कम्युनिटी की अपनी एक अलग भाषा होती है, ठीक है, तो अपनी भाषा, अरे कोई दोस्तों लिपि, ध्यान रखिए दोस्तों, भाषा और लिपि, भाषा और लिपि दोस्तों कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब कि इसको समझिए ऐसे ना कि अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने किस भाषा में लिखा है दोस्तों, यानी कि बात समझिए कि मैंने आपको बोला कि राम यहाँ आओ, राम तुम यहाँ पर आओ, तो मैंने आपको किस भाषा में बोला दोस्तों, तो आपको ये मैंने हिंदी भाषा में बोला है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे हमको संवाद करना है तो संवाद करने का माध्यम क्या होगा दोस्तों, भाषा, क्या होगा, भाषा। लेकिन उसी भाषा को अगर हमको लिख कर दिखाना है, क्या दिखाना है, लिख कर दिखाना है, तो उसके लिए हमको कुछ अक्षर की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिपि। जैसे अभी हम बोलेंगे, सपोज दैट मैं बोलता हूँ राम, मैंने राम लिखा नहीं लिखा, तो मैंने राम तो लिखा है, मैं जब राम बोल रहा हूँ तो मैंने हिंदी बोला है राम, ठीक है, राम बोला हिंदी में, ठीक है। ये खाना, मैंने क्या बोला दोस्तों, राम खाना, ठीक है। तो खाना तो हिंदी भाषा का शब्द हो गया ना, लेकिन इसको लिखने का तरीका बहुत ढंग अलग अलग से हो सकता है। जैसे अभी मैंने इसको किस में लिखा है दोस्तों, तो लिखने का तरीका क्या कहलाता है दोस्तों, लिपि। लिखने का तरीका क्या कहलाता है दोस्तों, लिपि, यानी कि भाषा को किस रूप में लिखा जा रहा है वो कहलाता है लिपि। तो ये तो मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन हिंदी भाषा को लिखने की लिपि क्या कहलाती है, तो दोस्तों देवनागरी लिपि। क्या कहलाती है, देवनागरी लिपि कहलाती है। बात में नहीं आया। जैसे फिर एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर किस तरीका है देखिएगा, ठीक है। सपोज दैट मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ, एक मैंने लिखा यहाँ राम, क्या लिखा दोस्तों, राम इंग्लिश में, और मैंने हिंदी में लिखा राम। देखिए ये राम है, हिंदी में लिखा है, मैं राम बोलता हूँ तो चाहे वो इंग्लिश में बोलूँ चाहे हिंदी में बोलूँ बात तो बराबर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिपि यानी कि लिखने का तरीका, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी लिखने की जो लिपि होती है उसको बोलते हैं रोमन लिपि। तो अंग्रेज, हम लोग जब अंग्रेजी लिखते हैं ना तो किस लिपि में लिखते हैं दोस्तों, रोमन लिपि में लिखते हैं, रोमन लिपि में। और जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं दोस्तों ना, तो हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि में। यानी कि अगर भाषा को रिप्रेजेंट करना है, आपको कहीं दिखाना है ना, उसके लिए हमको लिपि की आवश्यकता होती है। तो क्या बोला गया दोस्तों, आर्टिकल 29 बोलता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार आपको दिया गया है, कि आप अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं, लिपि का संरक्षण कर सकते हैं, और आपका जो परंपरा है, जो कल्चर, जो संस्कृति बोलते हैं, उसका आपको संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है, कि आपका वो कोई नहीं छीन सकता है। उसी प्रकार आर्टिकल 30 क्या बोलता है ना, उसी में आगे बढ़कर देखिए, जब आपकी भाषा और लिपि को जब बचाने की बात आएगी ना, भाषा लिपि हो गया, परंपरा संस्कृति को ना कहीं धर्म भी एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है। धर्म क्या होता है दोस्तों, हिस्सा बन जाता है, जहाँ पर, ठीक है, वो एक व्यवस्था दिया गया है, लिखा हुआ है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। यानी कि आप अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, आप अपने कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आपको कोई माध्यम चाहिए नहीं चाहिए। आपको जो सरकारी संस्था है वो तो भैया आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज देगा, लेकिन वहीं पर अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया हम अपने बच्चे को कुछ अपना धार्मिक ज्ञान दे, वेदों का ज्ञान दे, या जो कुरान का ज्ञान होता है, या जो भी बाइबल होता है, ठीक है, उसके लिए भी अलग से क्या व्यवस्था किया गया। आर्टिकल 30 कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं स्थापित की जा सकती है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण लिखा हुआ है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, ठीक है। जैसे मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, जहाँ पर लोगों को उस धर्म से जुड़े, ठीक है, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से जुड़े उनके धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ कहा गया है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका आर्टिकल 29 और 30। एक आता है दोस्तों आर्टिकल 31, ठीक है, आर्टिकल 31, इसको बोलते हैं दोस्तों संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। मैं इसके ऊपर मैं पूरा कहानी के बाद मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं डाल दूंगा, ठीक है, आज ये कल तक मैं बना के डाल दूंगा। ये जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों ना, ये भी संविधान में, मतलब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, इसको खत्म कर दिया गया है। ये आर्टिकल 31 खत्म हो चुका है। इसको कब खत्म किया गया था दोस्तों, तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसको खत्म कर दिया गया था। और अब ये संपत्ति का अधिकार है ना, अब आपका आर्टिकल 31 में नहीं आता है, अब ये संविधान का आर्टिकल 300 क में शामिल है। 300 क बोलिए चाहे 300 ए बोलिए, तो कोई पूछेगा संपत्ति का अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो बात सही है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, कैसा अधिकार दोस्तों, ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना, संवैधानिक अधिकार है, या बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लीगल राइट है, नहीं बोलते हैं, ये मेरा क्या है दोस्तों, लीगल राइट है, ठीक है, लीगल राइट है। कब खत्म किया गया, 1978 में खत्म किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोरारजी देसाई थे, ठीक है, तो उनके द्वारा खत्म किया गया था। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।